हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछले कुछ महीनों से मैं अपने टीम में जेन एआई और एआई इंजीनियर रोल्स के लिए काफ़ी इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ और मैंने एक स्पेसिफिक पैटर्न नोटिस किया है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आके फंस जाते हैं। मैं उनसे बस एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि हाउ डू यू इवैल्यूएट योर एलएलएम्स परफॉर्मेंस, और यहीं पर आकर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अटक जाते हैं। तो देखिए, आजकल लोग करते क्या हैं कि वो चैट जीपीटी या क्लाउड या जेमिनाई किसी की भी एपीआई की उठाई, यूट्यूब से कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट उठा लिया और उसको सिमिलरली बिल्ड कर दिया लैंगचेन यूज़ करके, और एक वीकेंड पे एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बना लिया और फिर अपने रेज्यूमे में डाल दिया। उनको लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक जेन एआई प्रोजेक्ट बना लिया। बट द मेन इशू कम्स जब कंपनीज उनसे इंटरव्यूज में टेक्निकल डिटेल्स पूछती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता कि आपका मॉडल हेलुसिनेट नहीं कर रहा, या आपने अपने मॉडल की एक्यूरेसी कैसे मेजर करी थी, तो जवाब मिलता है, सर मैंने 4-5 प्रॉम्प्ट्स डाले थे और आंसर सही आ रहा था, तो मैंने मान लिया कि हमारा मॉडल सही वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इसे वाइब चेक बोलते हैं। इसको रियल इवैल्यूएशन नहीं बोलते जैसा कि कंपनीज में होता है, और जनरली वाइब चेक करने वाले कैंडिडेट्स अक्सर इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं। और अगर कुछ कैंडिडेट्स को इवैल्यूएशन के मेट्रिक्स पता भी होते हैं तो उनका फाउंडेशंस क्लियर नहीं होता कि आखिर किस मेट्रिक को कहाँ यूज करना है और क्यों। और यही एक क्वेश्चन है जो कि एक बिगिनर और एक्सपीरियंस्ड एआई प्रोफेशनल को अलग करता है। और आज के इस वीडियो में हम इस सबसे इंपॉर्टेंट जेन एआई इंटरव्यू कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ये समझो कि इवैल्यूएट करना ज़रूरी क्यों है। मान लो आपने एक रैग बेस्ड कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बनाया, प्रोडक्शन में आपने उसको डिप्लॉय कर दिया। अब होता क्या है कि प्रोडक्शन में यूज़र ने पूछा कि रिफंड पॉलिसी क्या है, और आपके बॉट ने आंसर में उसे या तो गाली दे दी या अपनी तरफ से 100% रिफंड का वादा कर दिया। तो सोचो इससे कंपनी का कितना नुकसान हो जाएगा। इसलिए एंटरप्राइज लेवल पे हमें नंबर्स चाहिए होते हैं। हमें मैथमेटिकली प्रूव करना होता है कि नया वाला मॉडल पुराने वाले मॉडल से कितना बेटर है। तो इंडस्ट्री में जब भी हम एलएलएम्स को इवैल्यूएट करते हैं तो मैट्रिक्स को 3 डिफरेंट बकेट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है स्टेटिस्टिकल मैट्रिक, दूसरा होता है सिमेटिक मैट्रिक, और थर्ड होता है रैग स्पेसिफिक मैट्रिक। आपको कौन सा बकेट यूज करना है ये आपके यूज केस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला बकेट जो आता है वो है स्टेटिस्टिकल मैट्रिक। ये होते हैं ट्रेडिशनल एनएलपी मैट्रिक्स जैसे ब्लू और रॉग। ये कैलकुलेशन में सबसे फास्ट होता है। ओके, अब ब्लू को देखते हैं। ब्लू का फुल फॉर्म है बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन अंडर स्टडी। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट ये होता क्या है। ये बेसिकली प्रिसीजन चेक करता है। तो एलएलएम ने जो आउटपुट दिया उसमें से कितने वर्ड्स या कितने एन ग्राम्स हमारे रेफरेंस आंसर में एग्जैक्टली मैच करते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करता है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एलएलएम ने 10 वर्ड्स का सेंटेंस जनरेट किया और उसमें से 8 वर्ड्स ह्यूमन रिटन रेफरेंस सेंटेंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिक प्रिसीजन हुई 8 आउट ऑफ 10। इसमें हम 1 ग्राम यानी सिंगल वर्ड, 2 ग्राम यानी 2 वर्ड्स टुगेदर सबको चेक कर सकते हैं। अब कहाँ यूज करना है? ब्लू स्कोर सबसे बेस्ट काम आता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन या कोड जनरेशन टास्क में, जहां पे हमारे पास रेफरेंस हो, क्योंकि ट्रांसलेशन में हमें एग्जैक्ट ग्रामर और वर्ड प्लेसमेंट चाहिए होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट ट्रांसलेशन का नहीं है तो ब्लू को अवॉइड करो। नेक्स्ट है हमारा रॉग, दैट इज रिकॉल ओरिएंटेड अंडर स्टडी फॉर डिस्टिंग इवैल्यूएशन। अब ये होता क्या है, ये रिकॉल पे फोकस करता है। ब्लू प्रिसीजन पे फोकस करता है और रॉग रिकॉल पे फोकस करता है। मतलब ह्यूमन रिटन रेफरेंस आंसर के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, एलएलएम ने उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन रिकॉल की या कवर कर ली। अब ये कैलकुलेट कैसे करता है? अगर ह्यूमन आंसर में 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे और एलएलएम के आंसर में उनमें से सिर्फ 6 वर्ड्स आए, तो रिकॉल हुआ 6 आउट ऑफ 10। तो रॉग के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, जैसे रॉग 1 सिंगल वर्ड्स के लिए, रॉग 2 अगर दो दो पेयर्स के लिए यूज करते हैं, और रॉग एल जो कि होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, जो कि एलएलएम के आंसर में और रेफरेंस आंसर में था। अब इसको कहाँ यूज करना है? रॉग का अल्टीमेट यूज केस होता है समराइजेशन यूज केस में। अगर आपका एलएलएम लंबे डॉक्यूमेंट्स को समराइज कर रहा है तो आप देखना चाहते हो कि उसने ओरिजिनल टेक्स्ट में से मेन पॉइंट्स मिस तो नहीं किए, वहां रॉग स्कोर सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। ओके, अब आते हैं अपनी दूसरी बकेट पे जिसको कहते हैं सिमेंटिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेंटिक मैट्रिक्स आखिर आई क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ब्लू और रॉग दोनों एग्जैक्ट वर्ड मैचिंग पे चलते हैं। अगर रेफरेंस आंसर कहता है कि द कार इज फास्ट और एलएलएम कहता है द व्हीकल इज क्विक, तो ब्लू और रॉग दोनों मॉडल को 0 स्कोर कर देंगे। पर एलएलएम यहाँ पे गलत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग तो सेम है। और यहाँ पे आते हैं सिमेंटिक मैट्रिक्स। अब सिमेंटिक मैट्रिक्स का सबसे फर्स्ट मैट्रिक है दैट इज बर्ड स्कोर। बर्ड स्कोर का व्हाट और हाउ देख लेते हैं। ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैच नहीं करता, बल्कि वर्ड्स की जो एम्बेडिंग्स हैं यानी जो वर्ड्स के वेक्टर्स हैं उनको मैच करता है। ये कोसाइन सिमिलैरिटी का यूज करके देखता है कि दोनों सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट कितने सिमिलर हैं। और इसका यूज कहाँ करना है?
जब हमारा आउटपुट फ्री फ्लोइंग हो, जैसे क्रिएटिव राइटिंग हो गया, स्टोरी जनरेशन हो गया, पैराफ्रेजिंग हो गया, वहां पे बर्ड स्कोर यूज करना है, जहां पे हमारे पास एक रेफरेंस आंसर नहीं है या फिर हमारा आउटपुट एक फ्री फ्लोइंग आउटपुट हो। सेकेंड सिमेंटिक मैट्रिक्स में ही हम लोग यूज करते हैं एलएलएम एज अ जज। ये 2026 का एक स्टैंडर्ड है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं जिसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूब्रिक यानी स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग क्राइटेरिया सेट करते हैं। हम कोई स्ट्रॉन्ग मॉडल जैसे चैट जीपीटी 5 या क्लाउड के ओपस जैसे एडवांस मॉडल्स को एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि यू आर एन एक्सपर्ट इवेल्युएटर, evaluate the following LLM answer against the reference context on the scale of 1 to 5 for clarity and accuracy। ऐसा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट हम देते हैं और फिर हम इसी एलएलएम को कहते हैं कि आप एज अ जज रहो और जो भी हमारा नॉर्मल एलएलएम सिस्टम है वो जो भी आउटपुट दे आप उसको इन क्राइटेरिया के हिसाब से रेटिंग करो। जब हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड आंसर्स और चैटबॉट्स में जब कोई प्री डिफाइंड परफेक्ट आंसर नहीं होता तो एक स्मार्ट एलएलएम ही दूसरे एलएलएम की रीजनिंग को जज कर सकता है। और थर्ड बकेट होता है रैग स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि आजकल हर कोई रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के एप्स बना रहा है। ये रैग सिस्टम में दो चीजें होती हैं जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा था। एक होता है रिट्रीवर जो कि डॉक्यूमेंट्स को सर्च करता है और दूसरा होता है जनरेटर जो कि आंसर को लिखता है, जनरेट करता है। तो रैग को टेस्ट करने के लिए ब्लू और रॉग काम नहीं आते। यहाँ हम यूज करते हैं रागास फ्रेमवर्क या ट्रू लेंस। और रागास फ्रेमवर्क को यूज करके हम पता लगाते हैं कि क्या हमारे मॉडल ने रिट्रीवल में गलती करी थी या वेक्टर डेटाबेस से रिट्रीव करने में प्रॉब्लम थी या फिर हमारे एलएलएम को सही रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट मिला बट स्टिल उसने गलत आंसर जनरेट करके दिया। ये कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन और फेथफुलनेस के टर्म्स होते हैं। इस रागास वाले कॉन्सेप्ट को हम अपनी अगली वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो अब 1 मिनट में सब कुछ रैप अप करते हैं। आज हमने एक बात तो क्लियरली समझ ली कि वाइब चेक से जॉब नहीं मिलती, मैथ और आपकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ट्रांसलेशन या समराइजेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ब्लू या रॉक स्कोर मतलब स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स का यूज़ करो। और अगर आपका एप्लीकेशन ओपन एंडेड आंसर्स या चैटबॉट्स जैसे एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो वहाँ पे आप बर्ड स्कोर या एलएलएम एज अ जज मतलब सिमेंटिक मैट्रिक्स का यूज़ करोगे। और अगर आपको अपने रैग मॉडल को इवेल्युएट करना है तो आप रागास फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अगली वीडियो में रागास के बारे में डिस्कस करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कंटेंट रेगुलरली बनाते रहता हूँ और ऐसे इंसाइट्स देने की ट्राई करता हूँ जो कि जनरली लोगों को नॉर्मली यूट्यूब पर नहीं मिलती, जो कि इंडस्ट्री में जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही उनके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो आइए चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।